हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने 3.7 एक्सरसाइज की थी। हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जैसा कि हम 6th क्लास का मैथ कर रहे हैं, दोनों लैंग्वेज में कर रहे हैं, बाई लैंग्वेज में कर रहे हैं, बाईलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4 का नाम है बेसिक ज्योमेट्रिक आइडिया। ज्योमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जो हर क्लास में आता है और इसका बेसिक क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर ज्योमेट्री में हमें बेसिक ही समझ में नहीं आएगा तो आगे की एक भी क्वेश्चन नहीं हो सकते। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक आता है ये टॉपिक, और ये क्लियर तब होता है जब हमारा 6th-7th क्लास में ज्योमेट्री का टॉपिक क्लियर होता है अच्छे से। तो ज्योमेट्री अच्छे से समझने के लिए हमें बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री का बेसिक, और ज्योमेट्री में क्या किस किस का मेजरमेंट होता है, क्या क्या होता है, इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइडियाज है, टॉपिक का नाम बेसिक है, बिल्कुल बेसिक आएगा इसमें। तो ज्योमेट्रियन का मतलब क्या होता है? जियो का मतलब होता है अर्थ, और मेट्रिकन का अर्थ होता है मेजरमेंट, मतलब अर्थ का मेजरमेंट करना। अब मेजरमेंट करने के लिए डिफरेंट टाइप की शेप का यूज किया जाता है। जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए डिफरेंट टाइप के डिजाइन बनाए जाते हैं, उसमें मेजरमेंट करके बनाया जाता है, वो भी कितने लंबाई इतनी चौड़ाई। तो मेजरमेंट करने किसी भी चीज़ में करने के लिए, बिल्डिंग बनाना, कोई भी बड़ी कंपनी वगैरह बनाने के लिए हम ज्योमेट्री का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें मेजरमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो हमें ज्योमेट्री की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ज्योमेट्री वाला टॉपिक हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। और सबसे खास बात यह है, अगर इसमें 6th क्लास में हमारा ज्योमेट्री का टॉपिक क्लियर नहीं होगा, इसमें बेसिक नहीं है, समझ में आएगा, तो आगे का चैप्टर बिल्कुल समझ नहीं आएगा। ज्योमेट्री फिर आगे हर क्लास में ज्योमेट्री का टॉपिक देखना, तुम हर क्लास में चैप्टर मिलेगा ज्योमेट्री का, पर थोड़ा थोड़ा लेवल हाई होता जाएगा। तो कोई भी क्लास के बच्चे हो जिनको बेसिक क्लियर नहीं हो रहा है ज्योमेट्री का, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद रहेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन देते हैं बेसिक, कि इसमें कौन कौन सी टर्म यूज करते हैं, कैसे कैसे यूज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है पॉइंट। व्हाट इज पॉइंट? पॉइंट क्या होता है? तो हमें पता होना चाहिए पॉइंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? बिंदु। तो बिंदु किसे कहते हैं? अब बताओ, तुम बिंदु पॉइंट या बिंदु बनाना है, मैं कहूँ तुम ए पॉइंट बनाओ या कुछ भी नाम दो, पॉइंट बनाओ, तो पॉइंट का मतलब होता है एक बिंदु लगा देना, ये पॉइंट हो गया। पॉइंट को हम कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे डिनोट करते हैं, ये क्या हो गया? पॉइंट। अब इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट ले लिया पॉइंट बी, और ये क्या है? इसका नाम दे दिया पॉइंट सी। तो पॉइंट को किससे डिनोट करेंगे? ऐसे हम एक लगा देंगे तो हम पॉइंट से डिनोट करेंगे। अब मैं कहूँ पॉइंट ए लिखो तो ऐसे लिखते हैं, पॉइंट बी लिखो तो ऐसे लिखते हैं, पॉइंट सी लिखो तो ऐसे लिखते हैं। तो दीज पॉइंट्स विल बी रीड एज पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। तो इनको हम कैसे डिनोट करेंगे? पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। तो ये किसकी डेफिनेशन होगी? पॉइंट यानी कि बिंदु की। इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं लाइन सेगमेंट। अब हमारे पास हम तीन एक साथ लेके चलेंगे, तीन पॉइंट ऐसे हैं, इनमें सभी कंफ्यूज होते हैं। एक तो होता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? रेखाखंड। फिर क्या होता है? लाइन को क्या बोलेंगे? रेखा। और तीसरा क्या होता है? रे को हिंदी में क्या बोलते हैं? किरण। मैथ में हिंदी और इंग्लिश में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस टर्म्स का डिफरेंस है कि इस टर्म को क्या बोलते हैं, इस टर्म को क्या बोलते हैं, और ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो तीन चीज हो गए, एक तो लाइन सेगमेंट यानी कि रेखाखंड, एक क्या हो गया? लाइन यानी रेखा, और रे किरण।
अब तीनों में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने तीनों पॉइंट को एक साथ लिख लिया। अब लाइन सेगमेंट, मैंने सबसे पहले मैं बताती हूँ लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट होता है, हमने कोई भी एक खींच दी और इसके दोनों पॉइंट फिक्स हो जाएंगे, इनका नाम दे दिया ए और बी। तो इसके दोनों पॉइंट क्या है, फिक्स है। अगर दोनों पॉइंट इसके फिक्स है, इसको इधर भी नहीं बढ़ा सकते और इसको इधर भी नहीं बढ़ा सकते, तो ये क्या हो गया, लाइन सेगमेंट ए बी। लाइन सेगमेंट हो गया ए बी। जैसे एक हम धागा लेते हैं, धागा लेंगे तो उस धागे को, थ्रेड को ऐसे पकड़ेंगे, दोनों हाथ से पकड़ लेंगे, दोनों हाथ के अंगूठों के इनके बीच में पकड़ेंगे थ्रेड। अब इसको क्या है, इधर भी नहीं बढ़ाना और इधर भी नहीं बढ़ाना, सेम डिस्टेंस इतनी रहेगी। तो ये क्या हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया, मतलब रेखाखंड, रेखा का एक खंड हो गया छोटा सा। तो लाइन सेगमेंट का मतलब क्या हो गया कि इसके दोनों एंड पॉइंट फिक्स होते हैं। तो टू एंड पॉइंट आर फिक्स, जिसके दोनों एंड पॉइंट फिक्स होते हैं वो क्या होता है, लाइन सेगमेंट। इसको इट इज डिनोटेड बाय ए बी, ऐसे डिनोट करेंगे हम इसको, मतलब कि ऊपर ऐसे सीधी लाइन खींच दी। तो लाइन सेगमेंट का मतलब समझ में आ गया, जिसके दोनों एंड पॉइंट फिक्स होते हैं वो लाइन सेगमेंट कहलाता है। अब हम आ जाएंगे लाइन पे। अब लाइन किसे कहते हैं, लाइन, व्हाट इज लाइन, लाइन की डेफिनेशन बताओ रेखा। तो जिसके दोनों पॉइंट फिक्स नहीं होते, मतलब जिसको दोनों साइड में बढ़ाया जा सकता है, वो क्या होता है, लाइन होता है। तो क्या होता है, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं वन डायरेक्शन और टू डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में भी बढ़ा सकते हैं और इस डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं, दोनों डायरेक्शन में हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इसमें भी हमने दो पॉइंट दे लिया ए और बी। तो इट इज एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन, इसको हम दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं। ये होता है लाइन का मतलब। इट इज डिनोटेड बाय ए बी के ऊपर हम ऐसा एरो लगा देंगे, बिल्कुल सेम लाइन वाला। इस पे लाइन सेगमेंट का एरो लगाया था, इस पे हमने लाइन वाला एरो लगा दिया। अब होता है रे। रे में क्या आएगा, रे लाइन सेगमेंट और लाइन का मिक्सचर बन जाएगा। क्या होता है, जैसे ये हमारे पास रे किससे निकलती है, जैसे हमें क्या करते हैं कि सन से रे निकल रही है, तो हमारे पास ये कि ये सन है और इससे रे निकल रही है, ये कहाँ पर आ रही है, अर्थ पे आ रही है। तो क्या है, एक पॉइंट तो फिक्स है इसका और दूसरा पॉइंट अर्थ पे ये कहीं कहीं गिर रही है, तो दूसरा पॉइंट इसका फिक्स नहीं है। तो वन एंड पॉइंट तो फिक्स है और अदर एंड पॉइंट को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, तो ये रे हो गया। जैसे कि एक एंड पॉइंट फिक्स हो गया और एक एंड पॉइंट फिक्स नहीं है, इस डायरेक्शन में हम इसको बढ़ा सकते हैं, इसका भी नाम हमने ए और बी दे दिया। तो ये एक एंड पॉइंट है जो फिक्स है और बी एंड पॉइंट नहीं है, बी को हम कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं। तो ए इज फिक्स पॉइंट, ए एक फिक्स पॉइंट है एंड बी इज एक्सटेंडेड इन डायरेक्शन, और बी को उसकी डायरेक्शन में हम एक्सटेंड कर सकते हैं। बी को कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं हम। तो इसको डिनोट किससे करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय ए बी लाइन है, तो इसके ऊपर ऐसे रे बना देनी है। तो आई होप ये तीनों पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसमें सभी बच्चे को कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैंने ये तीनों पॉइंट, तीनों डेफिनेशन एक साथ लिख के डिफरेंस बता के समझाया है कि याद रहे।
लाइन सेगमेंट क्या होता है? रेखाखंड, मतलब रेखा का एक छोटा हिस्सा है। दो एंड पॉइंट क्या है? फिक्स। इसको डिनोट कैसे करेंगे? जैसे एक सीधी लाइन लगा दियो। लाइन क्या होती है? जिसके दोनों एंड पॉइंट फिक्स नहीं होते, दोनों डायरेक्शन में हम पॉइंट को एक्सटेंड कर सकते हैं, और इसको डिनोट करेंगे ए बी, दोनों साइड में एरो लगाएंगे। रे क्या होती है? सन से रे आती है, एक डायरेक्शन फिक्स होती है और एक डायरेक्शन फिक्स नहीं होती। तो इसमें किससे डिनोट करते हैं? ए बी पे एक साइड एरो लगेगा। अब मैंने लाइन सेगमेंट, लाइन और रे के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन होती क्या है? हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? एक तो डेफिनेशन लिखवाना होता है कि इंटरसेक्टिंग लाइन होती क्या है। डेफिनेशन तो बुक में भी दी होती है, उसको रट लेते हैं बच्चे, पर थ्योरेटिकली उसको एक्सप्लेन करना, समझाना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उससे ज़्यादा टाइम के लिए याद रहता है। अब इंटरसेक्टिंग लाइन में मैं सीधा डेफिनेशन लिखवा दूँ, टू लाइन है, वन कॉमन पॉइंट, तो क्या हो जाएगा? वो इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। बट पहले इसको समझाओ एग्जाम्पल से, उसके बाद डेफिनेशन तो बुक में से भी याद हो सकती है। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन को होती है, ये दो लाइन ले ली मैंने। लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? दोनों साइड एरो लगा के। ये दो लाइन लिया, अगर दोनों लाइन के पास एक कॉमन पॉइंट है, किसी भी पॉइंट पर काट रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। दोनों क्या हो जाएगी? इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को काट रही है, तो ये क्या हो गया? इंटरसेक्टिंग लाइन। ये एक पॉइंट हो गया, ये इस पे इंटरसेक्ट हो गया। अब जरूरी नहीं है कि इंटरसेक्टिंग लाइन होने के लिए इंटरसेक्ट होना ही जरूरी है। जैसे एग्जांपल, ये एक लाइन हो गई और मैंने ये एक लाइन दे दी। अब तुमसे पूछिए क्या ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है? इंटरसेक्ट करती दिखाई तो नहीं दे रही, बट इंटरसेक्टिंग है, क्योंकि रे का मतलब क्या होता है? हम इसको इस डायरेक्शन में और आगे तक एक्सटेंड कर सकते हैं, और ये एक पॉइंट के ऊपर कट रही है, तो ये दोनों लाइन कैसी हो गई? इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। तो ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन है और इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो क्या हो गया? टू लाइन है, वन कॉमन पॉइंट। अगर दो लाइन में एक कॉमन पॉइंट हो, तो वो लाइन कैसी लाइन हो जाएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएंगी। तो आई होप इंटरसेक्टिंग लाइन की डेफिनेशन क्लियर हो गई कि इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक इज पैरेलल लाइंस। हिंदी में क्या बोलेंगे? समानांतर रेखा। पैरेलल लाइंस कौन सी होती है? तो इसको एक्सप्लेन करते हैं हम। दो लाइन ली, पैरेलल लाइन में दो बात याद रखने की जरूरत है कि ये कभी भी मीट नहीं करेंगे किसी भी पॉइंट पे जाके, किसी भी पॉइंट पे नहीं मिलेंगी ये दोनों लाइन आपस में। तो पैरेलल लाइन का क्या हो गया कि वो किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। दूसरा क्या होता है पैरेलल लाइन का कि वो उनके बीच में जो भी डिस्टेंस है वो बराबर रहेगी। यहाँ पर जो डिस्टेंस है और यहाँ पर जो डिस्टेंस है, दोनों लाइन के बीच में वो बराबर रहेंगी। तो इसमें दो ही पॉइंट याद रखने की जरूरत है, नो कॉमन पॉइंट, इन दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। और दूसरा क्या है? सेम डिस्टेंस, इन लाइनों के बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी। तो पैरेलल लाइन आर दोज लाइन हैविंग नो कॉमन पॉइंट एंड हैविंग सेम डिस्टेंस। समांतर रेखाएं वो रेखाएं होती है जिन दोनों रेखाओं के बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता और उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा बराबर होती है। दीज लाइन आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइन का टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन किया कि पैरेलल लाइन होती क्या है। तो पैरेलल लाइन में बताया कि दोनों लाइन कहीं भी आपस में मिलेगी नहीं
और दूसरा इन दोनों लाइन के बीच में जो डिस्टेंस रहती है वो हमेशा सेम रहती है। तो दीज लाइन आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। नेक्स्ट टॉपिक इज कर्व। अब हम पढ़ेंगे कर्व के बारे में। तो कर्व क्या होता है? जब हम क्या करते हैं कि हम कोई भी ड्रॉ करते हैं विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल फ्रॉम द पेपर एंड विदाउट द यूज ऑफ रूलर, बिना स्केल की हेल्प से, और हम पेन को पेपर के ऊपर रख के ड्रॉ करते हैं, तो ये क्या होता है? कर्व होता है। ये कर्व हो गई, मतलब बिना स्केल की सहायता से और बिना पेन को उठाए पेपर पे ड्रॉ करते हैं, तो ये कर्व हो गया हमारा। अब हमने कर्व ड्रॉ कर ली। अब कर्व के भी डिफरेंट टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं? तो सिंपल कर्व, सिंपल कर्व, दूसरा क्या होता है? क्लोज कर्व, और तीसरा क्या होता है? ओपन कर्व। साधारण कर्व, बंद कर्व, खुला कर्व। सिंपल कर्व तो वो होती है जो आपस में कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती, जैसे ये आपस में हो गई, कहीं भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं? नहीं इंटरसेक्ट कर रही है। तो जहां भी अगर ये क्रॉस नहीं कर रही है तो सिंपल कर्व है। सिंपल कर्व हो गई ये। हमारी आपस में कौन कौन सी जो क्रॉस नहीं करती वो सिंपल कर्व कहलाती है। तो ये कर्व हो गई, बिल्कुल सिंपल है क्योंकि ये कहीं भी क्रॉस नहीं कर रही। और ये भी क्या हो गई? सिंपल कर्व हो गई क्योंकि ये क्रॉस नहीं कर रही। अब क्लोज कर्व क्या होती है? क्लोज कर्व जिसका ये बंद है, बंद होनी चाहिए, जो भी बंद होती है कर्व वो क्या कहलाती है? क्लोज कर्व कहलाती है। जैसे ये बंद है, ये भी बंद कर्व है, तो ये दोनों क्या हो गई? क्लोज कर्व। ओपन कर्व कौन सी होती है? जो ओपन रह जाती है, जैसे ये ओपन कर्व हो गई। ये भी ओपन कर्व है। तो क्या है? सिंपल कर्व तो होती है जो क्रॉस नहीं करती, वो तो सिंपल कर्व हो गई। क्लोज कर्व होती है जो बंद होती है, और ओपन होती है जो कहीं से खुली होती है। तो ये 3 टाइप की कर्व दी हुई है कि सिंपल कर्व कौन सी होती है, क्लोज कर्व कौन सी होती है, और ओपन कर्व कौन सी होती है। तो हमने डिस्कस करा कि कर्व होती क्या है, फिर हमने सिंपल कर्व के बारे में बताया, क्लोज कर्व के बारे में बताया, और ओपन कर्व के बारे में बताया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पॉलीगन। अब हम पॉलीगन टॉपिक डिस्कस करेंगे। पॉलीगन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब पॉलीगन होता क्या है? ए क्लोज कर्व फिगर इज कॉल्ड पॉलीगन। पॉलीगन के लिए क्लोज फिगर होना चाहिए। तो ए क्लोज कर्व फिगर इज कॉल्ड पॉलीगन। तो क्लोज कर्व के जितने भी डायग्राम होते हैं ये सारे क्या होते हैं? पॉलीगन होते हैं। तो ये भी पॉलीगन हो गया, ये पॉलीगन हो गया, और कितने भी टाइप के पॉलीगन बना सकते हैं, ये पॉलीगन हो गया। तो ये पॉलीगन हो गए। तो पॉलीगन का मतलब कि क्लोज फिगर होनी चाहिए, वो क्या हो गए? पॉलीगन्स। जिसकी 2 से अधिक साइड होते हैं वो पॉलीगन्स हो जाते हैं। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, पॉलीगन के बारे में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे साइड, वर्टिसेस एंड डायगोनल्स। साइड क्या, कौन साइड किसे कहते हैं, वर्टिसेस किसे कहते हैं, और डायगोनल कैसे कहते हैं। तो पहले हम एक पॉलीगन बना लेते हैं। मैंने एक ये पॉलीगन बना लिया क्लोज फिगर का। अब इसमें साइड बताना है, मैंने इसका नाम दे दिया है ABCD। अब इसमें साइड कौन सी हो जाएंगी? साइड एक तो ये साइड हो गई, एक ये साइड हो गई, एक ये साइड हो गई, और एक ये साइड हो गई। तो ये साइड हो गई। साइड कौन कौन सी हो गई इसमें? AB,
BC, CD और DA, ये क्या हो गई, साइड हो गई हमारी। अब इसमें वर्टिसेस पूछे, वर्टिसेस साइड क्या होता है, भुजा, वर्टिसेस क्या होते हैं, शीर्ष बिंदु। तो वर्टिसेस क्या हो जाएंगे, ये कॉर्नर पे जो पॉइंट है ये वर्टिसेस हो जाएंगे। तो वर्टिसेस को क्या लिखेंगे, A, B, C और D, ये चारों क्या हो गए, वर्टिसेस हो गए। अब क्या बताना है, डायगोनल्स। डायगोनल्स के बारे में बताना है। तो डायगोनल्स क्या होते हैं, एक मैंने सबसे पहले ए पॉइंट लिया, तो एक पॉइंट छोड़ दो और उसके बाद मिलाओ, एक तो डायगोनल ये हो गया। अब मैं बी पॉइंट ले रही हूँ, एक पॉइंट छोड़ दो, डी से मिलाओ, एक डायगोनल ये हो गया। अब सी पॉइंट लिया, तो एक पॉइंट छोड़ के इससे मिलाओ, तो ये तो मिल रहा है। और डी पॉइंट लिया तो ए छोड़ के एक, मतलब एक पॉइंट छोड़ के दूसरे पॉइंट से मिलाना डायगोनल होता है। तो कौन से डायगोनल हो गए, ए सी और बी डी, दो क्या हो गए, इसके डायगोनल हो गए। तो साइड में पढ़ा, साइड कौन कौन सी होती है, भुजाएं, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। वर्टिसेस क्या होते हैं इसके, कॉर्नर, ए बी सी डी। डायगोनल को हिंदी में क्या बोलते हैं, विकर्ण। कौन से हो गए, अगर ए पॉइंट लिया तो एक पॉइंट छोड़ के ए सी रेखे, फिर बी और डी हो गए, तो ये क्या हो गया, डायगोनल। तो क्या हो गए, एडजेसेंट वर्टिसेस। एडजेसेंट वर्टिसेस कौन से हो गए, जैसे मैंने पॉलीगन बनाया था ए बी सी डी। अब हमने डिस्कस करना है कि एडजेसेंट मतलब कि जो एडजेसेंट एक दूसरे आसन, एडजेसेंट को क्या बोलते हैं, आसन, शीर्ष बिंदु, आसन, भुजाएं। अब क्या होता है, एडजेसेंट मतलब बिल्कुल पास लगा हुआ। ए का एडजेसेंट क्या है, बी, बी का एडजेसेंट क्या है, सी, और सी का एडजेसेंट क्या है, डी। तो एडजेसेंट वर्टिसेस क्या कहलाते हैं, द एडजेसेंट वर्टिसेस क्या कहलाएंगे, द एंड पॉइंट ऑफ द सेम साइड ऑफ पॉलीगन आर कॉल्ड द एडजेसेंट वर्टिसेस। द एंड पॉइंट ऑफ द सेम साइड ऑफ ए पॉलीगन आर कॉल्ड एडजेसेंट वर्टिसेस। इसका मतलब यही है बस कि जो ए के एडजेसेंट कौन सा है, बी है, और बी के पास कौन सा है, सी, और सी के पास में कौन सा है, डी। तो ये क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट वर्टिसेस। अब क्या बताना है, एडजेसेंट साइड, जैसे ए बी सी डी। तो एडजेसेंट साइड मतलब इसके साथ लगती हुई, ए बी के साथ कौन सी लग रही है, बी सी। तो ए बी की एडजेसेंट साइड कौन सी हो गई, बी सी। बी सी की एडजेसेंट साइड में पूछूं तो बी सी के पास कौन सी लग रही है, सी और डी। और सी डी की मैं पूछूं तो सी डी के बाद कौन सी है, डी ए। मतलब जो बिल्कुल पास लगती हुई होती है वो होती है एडजेसेंट, आसन, भुजाएं। तो ये हमने एडजेसेंट वाला टॉपिक क्लियर किया। अब हम आगे एंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल। एंगल होता क्या है, एंगल को कैसे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये बनाना है। तो कोई भी एंगल बनाने के लिए हमारे पास एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए। अगर हमें एंगल बनाना है तो हमारे पास दो रे और एक कॉमन पॉइंट पर मिलनी चाहिए, तो हमारा एंगल बन सकता है। जैसे ये मेरे पास एक रो है, रे लाइन है, एक रे ये ले ली मैंने, दो रे ले ली मैंने, ये पॉइंट हो गया कॉमन।
इसका नाम दे दिया ए ओ बी। तो एंगल के लिए क्या होना चाहिए, दो रे होनी चाहिए, दोनों एक ही पॉइंट पे मैच होनी चाहिए। अगर एक पॉइंट पे मिल रही है तो ये एंगल बन जाएगा। और क्या हो गए, अब ये मैंने दो रे ली और एक पॉइंट पे मिला दी, तो दोनों रे को एक पॉइंट पे मिला दिया तो क्या कहलाएगा, एंगल। तो इसको क्या हो जाएगा, द टू रेज फॉर्मिंग द एंगल और आर कॉल्ड साइड्स ऑफ एंगल। ये जो रे होती है ना, जो एंगल बनाती है, ये तो क्या कहलाएगी, दोनों रे ओ बी और ओ ए साइड ऑफ एंगल, और ये क्या कहलाएगा, एंगल कहलाएगा। तो एंगल को इट इज डिनोटेड बाय, इसको कैसे डिनोट करते हैं, एंगल को ऐसे करेंगे क्योंकि ये बनता है ऐसे ही है, बिल्कुल सेम शेप में बन रहा है ना ऐसे, तो ऐसे ही डिनोट करेंगे एंगल। यहाँ से स्टार्ट कर दो ए ओ बी और एंगल बी ओ ए। इट मीन्स, समझने की बात ये है कि वो जो पॉइंट है जिस पे एंगल बन रहा है वो बीच में आएगा जब हम एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे। और पॉइंट यहाँ से भी लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, हम यहाँ से भी लिखना स्टार्ट करते हैं, बट जो वर्टिस है, वर्टेक्स है ना, जो बीच में पॉइंट है जिस पर एंगल बन रहा है, उसको हम बीच में लिखेंगे। इसका मतलब क्या है, एंगल ओ पर बन रहा है तो हमने ओ को बीच में लिखा। तो जो कॉमन पॉइंट होता है ये क्या कहलाता है, ये तो वर्टेक्स कहलाता है, वर्टेक्स ऑफ एंगल। और ये दोनों क्या कहलाएंगी, रे ऑफ एंगल। और ये क्या होगा, टू रे एक कॉमन पॉइंट पर मैच कर रही है। व्हेन टू रे मीट ए कॉमन पॉइंट, तो क्या कहलाएगा, ये क्या बन जाएगा, एक एंगल बन जाएगा। तो हमने एंगल के बारे में डिफाइन किया, एंगल क्या होता है, एंगल कोई भी दो रे एक पॉइंट पे मिलती है तो उस पॉइंट पे एंगल बनता है। तो ये हमने एंगल के बारे में डिस्कस किया है। अब हम आगे पढ़ेंगे एंगल कितने टाइप के होते हैं। तो इंटीरियर एंगल, नहीं इंटीरियर और एक्सटीरियर, दो पॉइंट होते हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर। कि इंटीरियर एरिया क्या, इंटीरियर मतलब अंदर का एरिया, और एक्सटीरियर का मतलब क्या हो जाएगा, बाहर का एरिया। तो इससे हम क्या पढ़ेंगे, इंटीरियर पॉइंट और एक्सटीरियर पॉइंट। तो इंटीरियर, मैंने ये एक एंगल पढ़ा यहाँ पर, ये एंगल पढ़ा मैंने, एंगल लिखा ए ओ बी, ये रे बना दी मैंने और इस पे मैंने नोटेशन दे दी पॉइंट की, और ये एंगल हो गया। अब इसका इंटीरियर एरिया कौन सा होता है, इंटीरियर तो जो इन दोनों लाइनों के अंदर है, ये तो क्या हो गया, इंटीरियर। जो इनके अंदर पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर वर्ड से ही समझ आ रहा है, इंटीरियर मतलब अंदर का, तो इंटीरियर का मतलब क्या हो गया, अंदर का। अब अंदर मतलब दोनों रे है, इनके अंदर जो भी एरिया है ये इंटीरियर हो गया, और इसके अंदर कहीं भी पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एक्सटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट्स। एक्सटीरियर पॉइंट। अब एक्सटीरियर से समझ में आ रहा है, एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है, बाहर का। अब मैंने ये एक एंगल लिया ए बी और ये क्या हो गया, ओ। अब एक्सटीरियर कैसे लेंगे, एक्सटीरियर क्या होता है, इन दो रे के बाहर कुछ भी, ये सारा क्या होता है एक्सटीरियर, और इधर कोई भी पॉइंट हो जाता है ना तो ये क्या हो जाता है, एक्सटीरियर पॉइंट। मतलब दोनों रे के अंदर नहीं बनना चाहिए, बाहर पॉइंट बनने चाहिए। तो बाहर पॉइंट बन रहे हैं तो क्या कहलाएंगे,
एक्सटीरियर पॉइंट, इंटीरियर क्या हो जाएगा अंदर और एक्सटीरियर क्या होता है बाहर। तो हमने एंगल के बारे में डिस्कस किया और एक्सटीरियर और इंटीरियर पॉइंट के बारे में डिस्कस किया है। तो ये हमने बेसिक ज्योमेट्री आइडियाज में कुछ बेसिक टर्म बताई, हमने पॉइंट के बारे में डिस्कस किया, देन हमने लाइन, सेगमेंट, लाइन और रे के बारे में डिस्कस किया, देन हमें इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन के बारे में डिस्कस किया, कर्व, सिंपल कर्व, क्लोज कर्व, ओपन कर्व के बारे में डिस्कस किया, फिर हमने पॉलीगन के बारे में डिस्कस किया, एंगल्स, साइड, वर्टिसेस, डायगोनल के बारे में डिस्कस किया। तो ये हमने ज्योमेट्री का एक बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया है। बिल्कुल जो हमारी इमारत की जो नींव होती है वो बन के तैयार हो गई है। अब हम पे डिपेंड करता है हम उस नींव को कितना मजबूत बनाते हैं या कितना कमज़ोर रखते हैं। तो 4th चैप्टर करने से पहले इसका बेसिक इंट्रोडक्शन अच्छे से समझना है, क्योंकि हायर क्लासेज में भी इसका बहुत ही अच्छे से यूज होगा। अगर इस क्लास में ये क्लियर नहीं हुआ तो आगे भी समझ में नहीं आएगा। तो ज्योमेट्री हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हमें इसका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से देखना है। अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो बार बार रिपीट करके देखेंगे तो अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। तो हमने ज्योमेट्री का आज हम इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना।